दर पुस्त एक मान्यता जिसको मिलती है, उसको 2 दिन के सीएम का क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं कांग्रेस में हूं जी तो आज के दिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा परिवार मेरे को कांग्रेस में रहते हुए किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अब धीरे धीरे गर्माती जा रही है। एक और भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, जिसमें अमित शाह खुद आकर शिरकत करेंगे। इसकी पूरी तैयारी जो है वो ओम माथुर, जो यहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं, वो अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस है वो भी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। कोर कमेटी की घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें भूपेश बघेल भी हैं और टीएस सिंहदेव भी हैं। बहरहाल अब बात करें जब बयानों की, तो टीएस सिंहदेव के जो बयान हैं वो लगातार सुर्खियों पे बने रहे और वो अब जो बयान दे रहे हैं उनके कई अर्थ, कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो टकराहट देखने को मिली सीएम को लेकर, जब सिंहदेव जी से पूछा कि आप तो राज परिवार से हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस परिवार से मैं हूं उसके सामने 2 दिन का सीएम क्या मायने रखता है। जी हेलो सर, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है शुरू से देखा गया है, चाहे वो विभाजित मध्य प्रदेश हो या उसके बाद बना छत्तीसगढ़ हो, उसमें सरगुजा राज परिवार की प्रमुख भूमिका होती रही। 2003 में भी कई चीजें हुई, राजनीतिक उठापटक हुए, और उसके बाद से लेकर अभी तक, खासकर जो इस बार का जो चुनाव है, इस पे जो आपके जो बयान जो लगातार आ रहे हैं, खासकर आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन सब चीजों को लेकर, तो ये क्या संकेत है सर? कहीं ना कहीं आपको एक नाराजगी तो है सीएम को लेकर? मैं नाराज नहीं होता, और आपने परंपराओं की याद दिलाई तो जो राज परिवार में जन्म गया, जो दर पुस्त एक मान्यता जिसको मिलती है, उसको 2 दिन के सीएम का क्या फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? ये तो आज की चीज है, चली जाएगी। जिसका हवाला आपने दिया वो तो बाप दादाओं की दुआ और ईश्वरीय शक्तियां मानिए और लोगों की मान्यता मानिए। तो अगर हमारे पास वो है तो 2 दिन का सीएम उसके सामने क्या होगा? बात सीएम की नहीं है, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आदमी को लगे कि भागीदारी अच्छे से निभा पा रहा है, उस संदर्भ की बातें होती हैं। और कुछ बातें जो मान सम्मान की होती हैं, मैं ईगो नहीं पालता। मेरे में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, पता नहीं लोगों को कैसा लगता हो, मैं ईगो नहीं पालता। लेकिन आपके जो बयान भी रहे हैं तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज मान सम्मान के संदर्भ में एक लक्ष्मण रेखा होती है, सभी के लिए होती है, मेरे लिए भी है। वो लक्ष्मण रेखा अगर पार होती है तो आदमी फिर समझौता नहीं कर सकता, वरना जीवन भर आदमी समझौता करता है। मैं भी एक तुलनात्मक कमजोर प्राणी हूं, जिसने अपने विचारों से लेके बहुत चीज़ों में बहुत सारे समझौते किए, और उन समझौतों में ही आदमी अमूमन जीवन जीता है। मैं उससे अलग नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जीवन में समझौते ही नहीं किए, हजारों समझौते किए होंगे, लेकिन उन हजारों समझौतों में भी कहीं ना कहीं एक दायरा रहता है, एक मर्यादा होती है। अगर वो पार होती है, वहाँ आदमी समझौता नहीं करता, या मैं नहीं कर पाता। सर, ये देखा गया कि जिनको जिनको आपने खड़ा किया, वो भी जो पद और उसके एक क्षणिक लाभ के लिए वो आपका विरोध करने लगे, पहले दबे स्वरों में, फिर खुलकर। तो नाराजगी तो है, सरगुजा के भी उसमें कुछ विधायक हैं, मंत्री हैं। मेरे को नाराजगी नहीं होती, वो बार बार वो शब्द इस्तेमाल होता है। हो सकता है कभी कुछ खराब लग जाए, थोड़े समय के लिए खराब लग जाए। समय के साथ जो लोग कहते हैं चमड़ी मोटी हो जाती है, तो वो भी एक स्थिति बनती है। आदमी मैच्योर भी होता है एक तरीके से। मैं युवा था तो मेरे रिएक्शंस दूसरे थे, मैं हूं तो वही टीएस बाबा, लेकिन एक युवा के रूप में मैं रिएक्ट करता था। मेरे को खराब लगता था तो मेरे को गुस्सा भी आता था। एंग्री यंग मैन टाइप अमिताभ बच्चन वाला भले ना रहा हूं, लेकिन फिर भी एक समय था जब मैं रिएक्ट करता था कि गलत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे ऊपर गलत लांछन लगा रहे हैं। मेरे को खराब लगता था। कोर्ट जाऊंगा, मैं एक्शन लूंगा, मानहानि का दावा पेश करूंगा, और मैंने कुछ किए भी। तो समय के साथ फिर आदमी देखता है कि
चलिए, बहुत सारी चीज़ों को लेके आदमी चलता है। लेकिन आपके जो आसपास के लोग ही हैं वो बताते हैं कि ठीक है, गुस्साते तो हैं लेकिन उनको गाली बकते हम कभी नहीं सुने, आपके लिए बोलते हैं। गुस्सा भी बहुत सीमित, जी। अगर कभी हुआ भी, मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा मैंने बोला, मैं भी मानव हूँ, एक प्राणी ही हूँ। लेकिन मैंने जीवन में अपने आप को नियंत्रित करने का हमेशा प्रयास किया, अपने स्वरूप अनुरूप, अपने नेचर के अनुरूप मैं बेहतर से बेहतर जैसा अपने आप को ढाल सकता था। यानी उन्होंने एक और तो सीएम को लेकर कटाक्ष भी कर दिया, तो वहीं यह भी कहकर चौंका दिया कि पहले तो सीएम की बात थी, डिप्टी सीएम का प्रस्ताव तो मुझे बीच में ही मिला था, पर मैंने उसे नहीं स्वीकार किया था क्योंकि बात मुख्यमंत्री की थी। नहीं करता तो एक अलग स्थिति होती। बात चलती थी मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की बात बीच में भी आई, मैंने मना ही किया था कि नहीं। अच्छा, बीच में आई थी? बीच में आई थी, इसके पहले भी आई थी। बीच में बीच के लोगों ने बतौर प्रस्ताव एक रखा था। तो आपने क्यों मना किया सर उस समय, बाद में क्यों किया? क्योंकि बात मुख्यमंत्री की चल रही थी, तो मैं ये चाहता था कि मुख्यमंत्री के बात पे पटाक्षेप हो जाए, कि हाईकमांड से मेरे को मिलने का मौका दे दें, और हाईकमांड जो मेरे को बोलेगा मैं हमेशा स्वीकार करूंगा। अभी भी हाईकमांड, मुझे कहा गया है कि हाईकमांड ने ये कहा है जी, तो मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पास विकल्प क्या था। स्वीकार नहीं करता तो मैं उनके कमांड के, उनके निर्देश के बाहर जा रहा हूं, तो फिर कांग्रेस के बाहर ही हो गया जी। उनके डायरेक्शन अगर उन्होंने किसी चीज का दिया तो फिर नहीं मानने की बात तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक मैं कांग्रेस में हूं। 90 साल से ज्यादा मेरे परिवार के लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, और मेरे को अगर कांग्रेस से अलग होने का सोचना है तो बहुत बड़ा कदम है, एक विरासत मिली है। मैं परिवार के एक मुखिया के कह लीजिए, बड़े के नाते कह लीजिए, मेरी भी जवाबदारी बनती है कि परिवार की जो एक तरह से धरोहर रही हो या उनकी परंपराएं रही हो, उसका मैं भी पालन करूं। हम लोग का प्रिविलेजेस गया, हम लोग के प्रिवी बसेस गए, हम लोग का राजपाट गया, किसने लिया? कांग्रेस पार्टी के माध्यम से गया। हम लोगों की जमीन सीलिंग में गई, किसके माध्यम से गई? कांग्रेस पार्टी की नीतियों के माध्यम से गई। तो हम लोग के बाप दादाओं ने कांग्रेस तो नहीं छोड़ा। 1952 के पहले चुनाव से स्वर्गीय महाराजा रामानुज सिंह देव जी को विधायक का टिकट मिला था, वो विधायक का चुनाव लड़े, जीते भी। और हर चुनाव में 1952 के बाद किसी न किसी परिवार के सदस्य को या तो लोकसभा का या विधानसभा का टिकट मिला, तो पार्टी ने उतनी मान्यता दी, उतना आदर दिया, जगह दी। हम लोगों ने भी पार्टी के लिए काम किया। आजादी के पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। ये तो 52 से लेके अभी तक की बात हो गई, 71 साल की बात हो गई। उसके पहले के 21 साल कम से कम वो पीछे जा सकते हैं। तो परिवार कांग्रेस के फ्रीडम मूवमेंट के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी बड़ी मदद करता रहा। तो उसको 90 साल को एकदम से छोड़ देना, क्योंकि मुझे मेरे मन में कोई बात है, सीएम की बात आई, ये हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं 90 साल को एकदम से किनारे कर दूं। साथी है, परिवार की एक पृष्ठभूमि है की थी। यानी जब बात मुख्यमंत्री की थी तो उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों मिला, उसका भी उन्होंने खुलासा किया कि बीच के जो कुछ लोग हैं, बीच में वो आला कमान से ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि आपको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री की थी तो ये पद मैंने स्वीकार नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, उसमें कई समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो समझौते हैं उन्हें मर्यादा में रहकर करना चाहिए। एक दायरा होना चाहिए, उस दायरे की एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसे भी देखना चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में समझौते किए हैं, ये उन्होंने साफ कहा। अब देखना यह है कि सिंहदेव, जो टीएस सिंहदेव हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा खुलासा यह है आज कि टीएस सिंहदेव के जो भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव हैं, वो भी अंबिकापुर से उम्मीदवार के लिए अपना आवेदन दिए हैं। इस बाबत जब टीएस सिंहदेव से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि वो एआईसीसी के मेंबर हैं, 2 बार से मेंबर हैं। इस उम्र में वो 32 साल के हैं। इस उम्र में वो जब इतना कुछ संभाल रहे हैं तो उनको भी उम्मीदवारी करने का पूरा अधिकार है।
लेकिन यहां पे बात एक साधारण परिवार की नहीं हो रही है, एक ऐसे परिवार की हो रही है जो जिन्होंने सत्ता को नजदीक से देखा है। ये राज परिवार के टीएस सिंहदेव हैं, जिन्हें वर्तमान में लोग सरगुजा महाराजा का खिताब भी देकर पुकारते हैं। आखिर जब बात यह हो रही है कि सिंहदेव जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जो भतीजे हैं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, वो क्यों यहां से आवेदन भरे, इस बाबत जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने साफ कहा टीएस सिंहदेव ने कि मैं ही यहां से चुनाव लड़ूंगा, ये तो फाइनल है। लेकिन वो 2 बार से लगातार एआईसीसी मेंबर हैं, 32 साल के हैं, युवा हैं और उनके अंदर भी एक क्षमता है, इसलिए उन्होंने उम्मीदवारी पेश की है। लेकिन इसके मायने तो तब साफ होंगे जब चुनाव की जो तारीख है वो निकट आएगी, क्योंकि कई संकेत ऐसे होते हैं कि जो समय पे स्पष्ट होते हैं। तो बहरहाल जो इनके भतीजे हैं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, इनका अंबिकापुर से जो आवेदन देना यहाँ की सीट के लिए, वो भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो कहीं और से तो चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है। यहां से आवेदन देके, इस सीट से आवेदन देके उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं किया है कि उन्होंने उस पे एक प्रवेश ले लिया हो और कोई संभावना हो। बहरहाल ये एक प्रश्न चिन्ह है जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के बीच के जिस प्रकार के संबंध हैं जी, एक परिवार के संबंध हैं जी, प्रेम के संबंध हैं जी, अत्यधिक लगाव के संबंध हैं जी, परिवार का एक सदस्य बायां जाएगा और एक सदस्य दायां जाएगा, जी, ये नहीं होगा। अगर मैं कांग्रेस में हूं जी, तो आज के दिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा परिवार मेरे को कांग्रेस में रहते हुए किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। मैं कांग्रेस में ना रहूं तो क्या होगा, मैं उसके लिए नहीं कह सकता। आपके भतीजे जो आदित्येश्वर शरण सिंहदेव हैं, वो भी यहाँ से पर्चा भरे हैं, आवेदन दिए हैं कांग्रेस से ही। आदि आज 2 टर्म के एआईसीसी मेंबर हैं जी, 33 साल की उनकी उम्र है जी, पार्टी ने उनको ये मौका दिया है कि दूसरी बार जी, एआईसीसी का मेंबर बनाया जी, जी, तो उनके लिए भी पार्टी के लिए काम करने का एक अवसर पार्टी ने दिया। इतने कम उम्र में किसको मौका मिलता है जल्दी एआईसीसी का मेंबर बनने का। इस बार का जो टिकट है अंबिकापुर से, क्या आप उनको दिलाने जा रहे हैं? मैं खुद लड़ूंगा तो उनको क्यों दिला रहा हूं अभी। कहीं और से? मैंने अगर फॉर्म भरा तो ये तो तय मानिए कि लड़ने के लिए फॉर्म भरा, नहीं तो मैं फॉर्म क्यों भरता। लेकिन उन्होंने भी तो भरा सर। वो तो 109 लोगों ने भरा, उसमें उनने भी भरा है। तो उसका क्या कारण है सर? कारण ये था कि कुछ लोगों में ये जिज्ञासा जागी और उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि हमने काफी काम पार्टी के लिए किया है जी, और हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, जी। इसलिए हम फॉर्म भर रहे हैं। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि बाबा बीच में बोल रहे थे कि उनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का, इसलिए हमने कर दिया। जी, ये उन्होंने नहीं कहा कि बाबा तो डिप्टी सीएम बना दिए गए जी, जी, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, जी, तो चुनाव नहीं लड़ने की बात कहाँ है अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया। जी, लेकिन मेरे फॉर्म भरने के बाद उनमें कुछ जिज्ञासा जागृत हुई जी, और उन्होंने फॉर्म भरा। जी, उनकी बात से प्रेरित होकर लोगों ने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमारा इतना अनुभव है इसलिए हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। जी, जी, तो कई लोगों के मन में ये बात आई कि भाई कांग्रेस के लिए तो हमने भी किया है। 10, 20, 30, 40 साल 50 साल वाले भी होंगे कांग्रेस में जिन्होंने 40-50 साल तक काम किया है और अच्छे तरीके से और पूरी ईमानदारी से कहीं दूसरे के साथ जाना करना, यानी कहीं फ्लर्ट नहीं किया दूसरी पार्टी के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो प्रेरणा मिल गई कि भाई वो कह रहे हैं तो चलो हम भी भर देते हैं, तो उसमें आदि को भी गिन लीजिए। तो सर इस बार यदि कांग्रेस आती है, यदि, तो क्या रहेगा सर समीकरण? मैं मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहूंगा। ये चीज मैंने 2018 में भी कही थी। मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा। जी, अगर विधायक लड़ने के लिए चुनाव लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा। जी, मेरा दिमाग अभी इस समय एकदम क्लियर है। 2003 में 8 में मैंने चुनाव लड़ा था, विधायक बनने की संभावना है। लोगों ने कहा कि ठीक है ट्राई करिए। आपने व्यक्तिगत तौर पे ही बोला थे, मुझसे व्यक्तिगत तौर पे ही बोला था। और 2013 में ये स्थिति आई कि अब दोबारा लड़े कि नहीं, जी। तो 8 से 13 तक जो काम हुआ और लोगों के बीच में गए, ठीक लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नहीं के बराबर काम करने दिया, लोगों से मिलते रहे, उनके बीच में उठते रहे, बैठते रहे और उन्होंने मौका दिया कि नहीं फिर से
एक बार देखें गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट बीजेपी की आई, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका पार्टी ने दे दिया। तो आपने मिथक भी तोड़ा। पहले नेता प्रतिपक्ष होते थे छत्तीसगढ़ में, हार जाते थे, आपने मिथक भी तोड़ा उस चीज का। तो तीसरा जब चुनाव आया तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का पार्टी ने जब मौका दिया तो मेरे मन में ये क्लियर था कि अब गवर्नमेंट में आना चाहेंगे। विपक्ष के विधायक के रूप में मैं नहीं रहना चाहूंगा। थियोरेटिकली कि अगर चुनाव जीतते हैं और विपक्ष में ही बैठना है तो ज्यादा अच्छा है कि किसी और को मौका दो। थियोरेटिकली बाल की खाल अगर सर ये अलग करनी है। बृहस्पति सिंह, अमरजीत, चिंतामणि, इतनी नाराजगी क्यों सर? है तो आपकी पार्टी के। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं कि वो नाराज हैं कि नहीं। अब जब बात हो रही है सीएम और डिप्टी सीएम वाली, इसमें भी विरोधाभास साफ देखने को मिला। सिंहदेव लगातार कहते रहे कि 2 दिन का सीएम क्या मायने रखता है, फिर बोले कि बात तो मुख्यमंत्री की थी, फिर उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का उन्होंने बीच में प्रस्ताव भेजा, मैंने उसे स्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, अब चूंकि मैं पार्टी के प्रति एक निष्ठा लेके चल रहा हूं, तो बात ये हुई कि मेरे को ये डिप्टी सीएम का जो पद है वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि लोगों को ये मत लगे कि मैं कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनके जो भतीजे हैं आदित्येश्वर शरण सिंह देव, इनके ससुर यानी सिंहदेव के जो समधी हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी हैं और भाजपा में हैं। उनके साथ ही उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया और मध्य प्रदेश में कद्दावर नेता के रूप में उनकी एक छवि है। तो उस स्थिति में जब पूछा गया कि सिंहदेव जी आपके भतीजे क्या आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि नहीं, ये संभावना पहले तो वहां से स्पष्ट रूप से उनके तरफ से हमें निमंत्रण था, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं 90 साल से लोग हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो हमारी भी एक पारिवारिक छवि है, हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही रहेंगे। हाँ जब तक, लेकिन यहां भी उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि जब तक मैं कांग्रेस में हूं तब तक मेरे परिवार का कोई बीजेपी में नहीं जाएगा, जब तक मैं कांग्रेस में हूं, मैं नहीं हूं तो क्या होगा, इस पर नहीं कह सकता। तो राजनीति के जो सवाल हैं, राजनीति के तहत जो जवाब हैं, उनके मायने अपने आप में काफी दूरगामी होते हैं। दूर का परिणाम वो निर्धारित करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इस मुद्दे पे जो सिंहदेव जी से जो बातचीत थी, बड़ी बेबाक बातचीत, ये साफ रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं येंगरी एंगमैन की तरह तो नहीं, लेकिन मेरे को भी गुस्सा आता था, मैंने भी कई लोगों को मानहानि का नोटिस भेजा और जवाब देने की बात कही, लेकिन हर एक चीज के नियम होते हैं, उसूल होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज यहीं तक, क्योंकि यदि देखा जाए तो जय और वीरू, जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, इन्हें जय और वीरू कहा जाता है, तो ये जोड़ी इस चुनाव में कितनी कारगर होगी, या ये दोनों दिल से मन लगाकर कांग्रेस के लिए काम कर पाएंगे। इनके बीच की जो कटुता है, खाली ये जुबान से दूर हो चुकी है या वो दिल से भी हट चुकी है, इसका जवाब देखने के लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं, 1 माह के अंदर ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि छत्तीसगढ़ में राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बदलता है। तो दोस्तों, आज मुझे आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।